क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो क्रॉनिक नेगेटिव थिंकिंग होती है, मतलब वो बार बार बुरी बातों को सोचने की जो एक थका देने वाली मानसिक बीमारी है, उसका इलाज कोई बहुत लंबी मनोवैज्ञानिक थेरेपी नहीं, बल्कि सोने से पहले हाथ में एक साधारण सा पत्थर पकड़ना हो सकता है? सुनने में तो ये बात एकदम अतार्किक लगती है ना। मतलब कोई भी सोचेगा कि एक पत्थर से क्या ही होगा। बिल्कुल, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी अजीब से लगने वाले सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी गहरे हैं। एकदम सही। हमारे पास आज स्रोतों का एक बहुत ही शानदार खजाना है। रोंडा बर्न की मशहूर किताब द मैजिक के कुछ अहम अंश हैं। इस अभ्यास को सच में आजमाने वाले पाठकों की जमीनी समीक्षाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड के न्यूरोलॉजिकल प्रभावों पर आधारित एक पूरा वैज्ञानिक शोध पत्र भी है, जो कि इस पूरे चर्चा को सिर्फ एक थ्योरी से निकालकर ठोस विज्ञान से जोड़ देता है। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे मात्र 28 दिनों का कृतज्ञता अभ्यास किसी भी इंसान के जीवन को, चाहे वो उसका स्वास्थ्य हो, धन हो या उसके बिगड़े हुए रिश्ते हों, उन्हें पूरी तरह से कैसे बदल सकता है, और इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये विषय असल में जितना दार्शनिक लगता है ना, उससे कहीं अधिक व्यवहारिक है। अच्छा। हाँ, जब हम द मैजिक को थोड़ा करीब से देखते हैं तो ये कोई महज विचार विमर्श करने वाली या फिलॉसफी वाली किताब नहीं लगती। ये असल में एक मैनुअल है, मतलब एक वर्कबुक की तरह है। एक गाइड की तरह, जो स्टेप बाय स्टेप सब बताती है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार करती है जो कृतज्ञता को सिर्फ महसूस नहीं करना चाहते, बल्कि उसे अपनी एक नई जीवन शैली की नींव बनाना चाहते हैं। मतलब ये सीधे तौर पर आपके अभ्यास और उसके परिणाम के बीच का रास्ता दिखाती है। यही बहुत अहम पहलू है, और इस मैनुअल की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है इसका थोड़ा संदर्भ समझना जरूरी है। मतलब रोंडा बर्न का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही उनकी 2006 वाली ब्लॉकबस्टर किताब द सीक्रेट। हाँ, द सीक्रेट। उस किताब ने पूरी दुनिया को आकर्षण के नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परिचित कराया था कि इंसान के विचार ही उसकी वास्तविकता बनते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि द मैजिक उस पहली किताब से अलग कैसे है? ये बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि जहां द सीक्रेट मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि विचार वस्तु बन जाते हैं और वो विजुअलाइजेशन पर बहुत भारी जोर देती है, वहीं द मैजिक पूरी तरह से सिर्फ एक ही भावना पर अपना पूरा ध्यान लगाती है, और वो है कृतज्ञता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि द मैजिक सक्रिय कृतज्ञता, यानी जिसे हम एक्टिव ग्रैटिट्यूड कहते हैं, और सामान्य सकारात्मक सोच के बीच एक बेहद स्पष्ट रेखा खींचती है। एक्टिव ग्रैटिट्यूड मतलब आम पॉजिटिव थिंकिंग से अलग। हाँ, अक्सर लोग सकारात्मक सोच का मतलब ये निकालते हैं कि बुरी परिस्थितियों में भी बस जबरदस्ती कुछ अच्छा सोचने की कोशिश की जाए, जो कि कई बार बहुत थका देने वाला होता है। अंदर से इंसान परेशान होता है पर बाहर से खुश दिखने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और वो काम भी नहीं करता। लेकिन सक्रिय कृतज्ञता कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक बदलाव है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान के ध्यान को क्या कमी है या उस अभाव से हटाकर क्या मौजूद है पर ले जाती है। ये पूरी तरह से एक ऊर्जा का बदलाव है। अगर इस अंतर को किसी उदाहरण से समझा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर द सीक्रेट किसी के सपनों के घर का नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है, तो द मैजिक वो दैनिक ईंट गारा है, मतलब वो रोजमर्रा की मेहनत है जिससे वो घर असल में बनता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही प्रभावशाली तुलना है। ब्लूप्रिंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन बिना रोज ईंट रखे दीवारें नहीं खड़ी होती। एकदम सही। और इस ईंट गारे की नींव एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत पर टिकी है। इस किताब में बाइबल के मैथ्यू 13:12 का एक छिपा हुआ संदर्भ दिया गया है, जिसे रोंडा बर्न ने डिकोड किया है। अच्छा, वो सिद्धांत क्या है? वो कुछ इस तरह है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और उसके पास प्रचुरता होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो कुछ है वो भी उससे ले लिया जाएगा। बाप रे, ये वाक्य सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। कठोर लगता है, पर इसका जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो बेहद गहरा है। ये लंबे समय की मानसिकता को अभाव से निकालकर प्रचुरता में बदल देता है। मतलब जब किसी इंसान का ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि उसे क्या मिला है, तो और अधिक अवसर देखने की उसकी क्षमता
खुद ब खुद बढ़ जाती है। सवाल ये आता है कि इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर कैसे उतारा जाए। मतलब द मैजिक जिस 28 दिन की यात्रा का दावा करती है, उसका ढांचा आखिर काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ 28 दिनों में ही क्यों बांटा गया है। देखिए, इस 28 दिन की यात्रा का जो ढांचा है ना, वो कोई संयोग नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया एक बहुत ही सोचा समझा क्रम है। इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। 3 चरण। हाँ, पहले 12 दिन पूरी तरह से अतीत और वर्तमान पर केंद्रित हैं। मतलब जीवन में अब तक जो कुछ भी मिला है और जो अभी मौजूद है, उसके लिए कृतज्ञ होना। बिल्कुल, ये मन में एक ठोस आधार तैयार करता है। इसका मतलब है कि भविष्य की कोई बड़ी कामना करने से पहले इंसान को वर्तमान में सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। जब दिमाग वर्तमान की सुरक्षा और प्रचुरता को स्वीकार कर लेता है ना, तब जाकर वो भविष्य के लिए तैयार होता है। इसलिए दिन 13 से 22 तक का ध्यान भविष्य की ओर जाता है। अच्छा, तो यहाँ कृतज्ञता का उपयोग सपनों और इच्छाओं को साकार करने के लिए किया जाता है, मानो वे पहले ही पूरे हो चुके हों। हाँ, और अंत में दिन 23 से 28 तक का समय उच्च स्तर के अभ्यास का है। उच्च स्तर मतलब इसमें क्या होता है? यहाँ कृतज्ञता का दायरा खुद से बढ़कर दूसरों तक पहुँचता है, जैसे दूसरों की मदद करना, पुरानी समस्याओं को सुलझाना और नकारात्मक स्थितियों को सुधारना। यह इंसान को सिर्फ अपने तक सीमित रहने के बजाय पूरे परिवेश से जोड़ता है। जो लोग इसे पहली बार आजमाना चाहते हैं, मैं सोच रहा था कि उनके लिए इस यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। पहले दिन का अभ्यास बहुत सरल है, अपनी 10 नियामतें गिने या ब्लेसिंग्स को गिनना। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। सुबह उठकर सबसे पहले 10 ऐसी चीजें लिखनी होती हैं जिनके लिए कोई आभारी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेंच है, सिर्फ सूची बनाना काफी नहीं है। हाँ, कारण भी लिखना होता है कि ये आभार क्यों है। एकदम सही। ये जो क्यों है ना, यही असली भावना को जगाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक व्यावहारिक शंका आती है। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां लोगों को सुबह नाश्ता करने की फुर्सत नहीं होती, कोई रोज बैठकर ये सब लिखने का समय कैसे निकालेगा? मतलब ये एक अतिरिक्त काम या बोझ की तरह नहीं लगेगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन हमारे स्रोतों में इसका व्यवहारिक समाधान मौजूद है। इस किताब की खूबी यही है कि यह अभ्यास को इंसान की दिनचर्या में पिरोने के तरीके बताती है। वो कैसे? उदाहरण के लिए दिन 25 क्यू द मैजिक का अभ्यास लें। इसमें आपको अलग से समय नहीं निकालना है, बल्कि दैनिक चीजों को ट्रिगर या संकेत के रूप में इस्तेमाल करना है। ट्रिगर मतलब जैसे कोई चीज देखी और याद आ गया? हाँ, जैसे मान लीजिए आप सड़क पर हैं और कोई एम्बुलेंस दिखे तो तुरंत अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी होना, पुलिस की गाड़ी दिखे तो सुरक्षा के लिए आभार मानना। ये तरीका दिलचस्प तो है, लेकिन किसी एम्बुलेंस को देखकर आभार जताना थोड़ा अजीब या असुविधाजनक भी लग सकता है ना? किसी और की बीमारी देखकर अपने स्वास्थ्य पर खुश होना। असल में वही असुविधा तो इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा। देखिए, दिन भर हम एक ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं, जहां तनाव और चिंताएं हावी रहती हैं। एम्बुलेंस जैसी चीजें उस ऑटो पायलट को तोड़ती हैं। उस पल की असुविधा इंसान को एकदम वर्तमान में लाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि उसके पास स्वास्थ्य जैसी कितनी बड़ी नेमत मौजूद है। मतलब ये रोजमर्रा के तनाव के बीच कृतज्ञता के पल चुराने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। अब बात उस मैजिक रॉक की करते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। यह अभ्यास दूसरे दिन सिखाया जाता है ना? हाँ, दूसरे दिन। इसमें एक छोटा चिकना पत्थर लेना होता है। रात को सोने से ठीक पहले उस पत्थर को मुट्ठी में बंद करके दिन भर की सबसे अच्छी घटना को याद करना होता है और उसके लिए धन्यवाद कहना होता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब एक पत्थर। मैजिक रॉक का मनोवैज्ञानिक पहलू बेहद प्रभावी है। होता क्या है कि अक्सर लोग सोने से पहले दिन भर की परेशानियां, अपनी अधूरी टू डू लिस्ट या कल की चिंताओं के बारे में सोचते हैं। हाँ। दिमाग इन्हीं नकारात्मक विचारों के साथ सो जाता है और सुबह भी उसी भारीपन और तनाव के साथ उठता है। बिल्कुल। तो ये पत्थर क्या करता है? मतलब ये पत्थर एक फिजिकल एंकर की तरह काम करता है। एकदम सही। जैसे ही वो पत्थर हाथ में आता है, दिमाग को तुरंत एक संकेत मिल जाता है कि अब चिंताओं को रोकना है और दिन की सबसे अच्छी बात ढूंढनी है। अरे वाह, ये ध्यान भटकाने का एक बेहतरीन तरीका लगता है, नकारात्मकता से सीधा सकारात्मकता की ओर। हाँ, और जैसे जैसे ये 28 दिन की यात्रा आगे बढ़ती है, ये जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों को गहराई से छूती है। सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे मुश्किल अभ्यासों में से एक
15वें दिन का अभ्यास है। 15वें दिन का वो क्या है? उसे मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स कहा गया है। स्रोत में बुद्ध का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। क्रोध को पकड़े रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से गरम कोयले को पकड़ने जैसा है। इसमें जलते आप ही हैं। बहुत ही मशहूर और गहरी बात है यह। बिल्कुल। तो इस कोयले की आंच को शांत करने के लिए ये अभ्यास कहता है कि किसी एक कठिन या टूटे हुए रिश्ते को चुनें और उस व्यक्ति के बारे में 10 अच्छी बातें या गुण लिखें जिनके लिए आभार व्यक्त किया जा सके। जरा रुकिए, यहां मेरे दिमाग में एक गंभीर सवाल उठता है। पूछिए। अगर किसी ने बहुत गहरा धोखा दिया हो या कोई रिश्ता बेहद कड़वा हो, तो उस इंसान की 10 अच्छी बातें लिखना क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी यानी जहरीली सकारात्मकता नहीं है? मतलब क्या ये अपनी ही जायज भावनाओं को दबाने और किसी के गलत व्यवहार को सही ठहराने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। लेकिन देखिए, किताब का उद्देश्य उस इंसान के गलत व्यवहार को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य उस गरम कोयले को अपने हाथ से फेंकना है। जब कोई किसी से नाराज होता है तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम तनाव में रहता है। वो दूसरा इंसान तो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा होता है, लेकिन नाराज व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। ये बात तो सच है। तो वो 10 अच्छी बातें लिखना उस इंसान के लिए नहीं है, ये अपने खुद के दिमाग को उस कड़वाहट के लूप से बाहर निकालने के लिए है। ये फोकस को कड़वाहट से हटाकर शांति पर ले आता है, जिससे वो मानसिक बंधन टूट जाता है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। यानी ये सब माफी मांगने या रिश्ता जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की शांति वापस पाने के बारे में है। बिल्कुल। अब अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सब सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन हमारे पास जो वैज्ञानिक शोध पत्र हैं वो इस बात की पुष्टि करता है कि इसके पीछे एक ठोस न्यूरोसाइंस काम कर रहा है। हाँ, शोध के अनुसार कृतज्ञता का अभ्यास सीधे तौर पर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बदलता है। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड वेलबींग की एक विस्तृत समीक्षा है हमारे पास। हाँ, मैंने पढ़ा वो। उससे पता चलता है कि जब लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त करने का अभ्यास किया और उनके fMRI स्कैन्स किए गए तो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भारी सकारात्मक बदलाव देखा गया। विशेष रूप से VMPFC में। हाँ, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इस VMPFC को थोड़ा सरल भाषा में समझाइए ना। मतलब ये मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है और करता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो VMPFC मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भावनाओं, निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। अच्छा। जब कोई नाराज या बहुत तनाव में होता है तो यह हिस्सा सिकुड़ सा जाता है और केवल खतरे पर ध्यान देता है। फाइट या फ्लाइट मोड की तरह। बिल्कुल। लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास इस हिस्से को सक्रिय करता है, जिससे इंसान अधिक तार्किक, शांत और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मतलब दिमाग के तार असल में बदल रहे हैं। और स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, RNT। ये RNT क्या है और कृतज्ञता इसे कैसे रोकती है? RNT का मतलब है रिपेटिटिव नेगेटिव थिंकिंग, यानी बार बार नकारात्मक सोचना, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, ये डिप्रेशन और एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है, जहां इंसान एक ही बुरी बात को दिमाग में लूप की तरह चलाता रहता है। शोध में पाया गया कि कृतज्ञता का अभ्यास सीधे तौर पर इस RNT को कम करता है। ये उस नकारात्मक लूप को ही तोड़ देता है। अगर मैं ऐसे एक उदाहरण से समझूं, तो क्या ये एक घने जंगल में पगडंडी बनाने जैसा है? कैसे? मतलब नकारात्मक सोच उस जंगल का एक पुराना, चौड़ा और आसान रास्ता है, इसलिए दिमाग बार बार उसी पर चलता है क्योंकि वो आसान है। लेकिन कृतज्ञता उन झाड़ियों को काटकर एक नया रास्ता बनाने जैसी है। अरे वाह! शुरुआत में ये एक बहुत मेहनत का काम लगता है, लेकिन 28 दिनों तक लगातार उस पर चलने से वो नया रास्ता दिमाग का डिफॉल्ट रास्ता बन जाता है। क्या ये सही तुलना है? ये एकदम सटीक तुलना है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जो रास्ते हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पक्के हो जाते हैं। इसके अलावा शोध में हार्ट रेट यानी हृदय गति पर भी इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया। अच्छा, धड़कन पर भी असर पड़ता है? हाँ, परमाणु ने दिखाया कि कृतज्ञता व्यक्त करते समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। इसे हम शरीर का ब्रेक पेडल कह सकते हैं। ब्रेक पेडल? हाँ, जब तनाव शरीर को भगा रहा होता है ना, तो कृतज्ञता वो ब्रेक है जो इंजन को शांत करती है। डिप्रेशन को नापने वाले CEST स्केल और नकारात्मक भावनाओं को नापने वाले पेना स्केल पर भी कृतज्ञता अभ्यास के कारण भारी गिरावट देखी गई है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है
कि जब कोई व्यक्ति द मैजिक जैसी वर्कबुक का पालन करता है तो वो केवल अपनी सोच नहीं बदल रहा होता है, बिल्कुल नहीं। वो अपनी न्यूरोलॉजी और शरीर क्रिया विज्ञान को भी पूरी तरह बदल रहा होता है। जो पाठक इसे एक जीवन बदलने वाली किताब कहते हैं, वे कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। उनका शरीर और दिमाग सचमुच एक नई, अधिक शांत अवस्था में ढल रहा होता है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? अगर विज्ञान भी ये प्रमाणित कर चुका है कि कृतज्ञता इतनी प्रभावशाली है, तो फिर लोग इस 28 दिन के अभ्यास को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? ये एक बहुत ही जमीनी समस्या है। मानसिक रुकावटें इंसान को पीछे खींच लेती हैं। मतलब मान लीजिए किसी के जीवन में भारी आर्थिक संकट है, नौकरी चली गई है या कोई गंभीर बीमारी है। ऐसे में जब बिल चुकाने के पैसे ना हों और किताब कहे कि उन बिलों पर धन्यवाद लिखो, तो किसी को भी ये अजीब या अव्यवहारिक लग सकता है। खाली बैंक अकाउंट को देखकर आभार जताना कोई आसान काम तो नहीं है ना? बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां नए पाठक सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। जब दर्द हो या पैसे की भारी कमी हो तो आभार व्यक्त करना बहुत अस्वाभाविक लगता है। हाँ, अंदर से आवाज ही नहीं आती। दूसरी बड़ी रुकावट ये है कि लोग बिना किसी सच्ची भावना के मशीनी तरीके से बस धन्यवाद बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब सिर्फ रस्म अदायगी। हाँ, 28 दिनों तक बस एक रूटीन की तरह रटे रटाए शब्द दोहराने से कोई न्यूरोलॉजिकल बदलाव नहीं आता, क्योंकि बदलाव भावना से आता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। तो ऐसे मुश्किल समय में कोई अपनी प्रेरणा कैसे बनाए रख सकता है? स्रोतों में इस पर एक बहुत ही बेहतरीन सलाह दी गई है। क्या सलाह है वो? जब वर्तमान में सब कुछ अंधकारमय लग रहा हो तो अतीत की प्रचुरता को याद करने की सलाह दी जाती है। अच्छा, अतीत की? हाँ, मतलब बचपन के उन दिनों को याद करना जब बिना कोई पैसे दिए मुफ्त में खाना मिलता था, शिक्षा मिलती थी, रहने को घर मिलता था। उस समय किसी और ने वो पैसे खर्च किए थे आपके लिए। ये तो बहुत गहरी बात है। उस अतीत की प्रचुरता को याद करके धन्यवाद कहने से वर्तमान की आर्थिक चिंता की कड़वाहट थोड़ी कम होती है और इंसान उस अभाव की मानसिकता से बाहर आता है। ये अपना परिप्रेक्ष्य बदलने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और प्रेरणा बनाए रखने का एक और तरीका भी है अपनी प्रगति को मापना, मतलब ट्रैक करना। हाँ, जब किसी को ये दिखने लगता है कि वो कितनी दूर आ गया है तो आगे बढ़ने का हौसला खुद मिल जाता है। प्रगति ट्रैक करने के लिए इस किताब में कई अनूठे अभ्यास हैं। जैसे वो मैजिक चेक वाला? बिल्कुल, 17वें दिन का अभ्यास है द मैजिक चेक। इसमें खाली चेक पर वो रकम लिखी जाती है जो इंसान पाना चाहता है और फिर कल्पना की जाती है कि वो उससे अपनी पसंद की चीज खरीद रहा है। ये अभ्यास सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये उस चीज को पाने की जो खुशी है उसे दस्तावेज करने के बारे में। इसी तरह 18वें दिन का मैजिकल टू डू लिस्ट अभ्यास है। उसमें क्या करते हैं? उसमें उन कामों की सूची बनानी होती है जो बहुत बोझ लगते हैं और फिर कल्पना करना कि वो जादू से पूरे हो गए हैं। ये छोटी छोटी उपलब्धियां जब एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखी जाती हैं तो वे एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाती हैं जो किसी भी निराशा वाले दिन में प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत साबित होती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने का एक विनम्र शिष्टाचार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल हस्तक्षेप है। द मैजिक द्वारा प्रस्तावित ये 28 दिनों का प्रयोग वास्तव में अवचेतन मन को प्रचुरता और सकारात्मकता के लिए नए सिरे से तैयार करने की, मतलब रीवायर करने की एक प्रक्रिया है। एकदम सही। ये मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदलकर इंसान को उसके परिवेश के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को यह एहसास कराती है कि पहले से ही कितना कुछ मौजूद है उसके पास। और यही प्रचुरता की भावना जीवन के हर हिस्से, रिश्तों, काम और स्वास्थ्य में एक नई ऊर्जा भर देती है। हमारी इस चर्चा के अंत में मुझे थॉमस लियोनार्ड के एक उद्धरण पर आधारित एक विचार याद आ रहा है जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में भी किया गया है। क्या विचार है वो? लोग अक्सर अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी चमत्कार या जादुई छड़ी के इंतजार में बैठे रहते हैं। हाँ, सबको लगता है कोई फरिश्ता आएगा। वे सोचते हैं कि कोई बाहरी शक्ति आकर सब ठीक कर देगी। लेकिन यह 28 दिनों की यात्रा जो बात सबसे गहराई से सिखाती है वो यह है कि वो जादुई छड़ी कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद है। अरे वाह, इंसान खुद ही वो जादुई छड़ी है। ये विचार सच में अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है ना? बिल्कुल। शायद अगली बार जब लगे कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो बाहर किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय एक बार रुककर ये सोचना चाहिए कि किस चीज के लिए आभारी हुआ जा सकता है। कौन जाने वही एक विचार जीवन का सबसे बड़ा जादू बन जाए।
बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने जीवन के इस जादू को पहचानते रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।